तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे फेंगाओ को दिखाते हैं कि वो अभी भी उसी डीमन फॉरेस्ट में होता है। वो वहां पर उठता है, बिल्कुल सही सलामत कंडीशन में उठता है। वो उठकर बैठता है, वहां पर उठने के बाद जमाइयां लेता है और कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या मैं यहाँ पर जगह के ऊपर सो रहा था, लेकिन मैं जगह के ऊपर आया कैसे और किसने मेरी जान बचाई। तो वो अपने लिटिल मास्टर से कहता है कि लिटिल मास्टर क्या तुमने मेरी जान बचाई है। तो लिटिल मास्टर उसे कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हें क्या लगता है कौन यहाँ पर आएगा और तुम्हारी जान बचाएगा। अगर रात को मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो इस वक्त तुम किसी डीमन बीस्ट का खाना बन चुके होते। फेंगाओ से कहता है कि लिटिल मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ किया। तो मुझे ये बताओ कि वापस जाने का रास्ता तुम्हें पता है। तो वो उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वापस कैसे जाना है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से वापस जाना चाहते हो। अपनी मास्टर की सलाह मानो तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए और यहाँ पर डीमन बीस्ट का शिकार करो और यहाँ पर अकेले रहना सीखो। तो मानो फेंगाओ उसकी बात सुनने के बाद पहले खामोश था, फिर साथ ही चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो असैसिन कौन सी राह में था। वो प्रैक्टिशनर राह में था, लेकिन इसके बावजूद मेरे पीछे नहीं आया क्योंकि यहाँ पर लोग अकेले आने से डरते हैं। ये डीमन बीस्ट फॉरेस्ट है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स और बीस्ट रहते हैं। फेंगाओ से कहता है तो फिर ठीक है मास्टर गुड बाय, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जब वो जाने लगता है तो इसी के साथ उसकी मास्टर से कहती है क्या तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर एक लूजर की तरह गुजारना चाहते हो। क्या तुम यहाँ पर एक कचरा बनकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो और अपनी फैमिली को हमेशा खतरे में डालना चाहते हो। तो फेंगाओ उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाता है, जबकि उसकी मास्टर से कहती है लास्ट टाइम क्या हुआ, एक प्रैक्टिशनर राम का असैसिन आया और उसने तुम्हें यहाँ पर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में डाल दिया। अगर अगली बार इस तरह का कोई प्रैक्टिशनर आता तुम्हारी फैमिली के ऊपर अटैक करता है तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम क्या ही कर पाओगे। क्या तुम वहां पर बस उसके हाथों से मर जाओगे, तुम्हारे फादर और बाकी के सभी फैमिली मेंबर्स भी वहां पर मारे जाएंगे। इसलिए मेरी मानो तो यहाँ पर रुको, यहाँ पर मॉन्स्टर्स का शिकार करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। यही तुम्हारे पास एक तरीका है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का। ऊपर से तुमने मास्टर डीजिंग को भी यहाँ पर वादा किया था कि 3 साल के बाद तुम उसको हरा दोगे। क्या तुम 3 साल के बाद इस तरह उसे हराने वाले हो। अभी तुमने कितना अरसा गुजार दिया, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी कल्टीवेशन जरा सी आगे बढ़ी है। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसको हरा पाओगे। फेंगाओ की बात सुनने के बाद कहता है कि लिटिल मास्टर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर डीमन बीस्ट माउंटेन को कंकर करना होगा, यानी कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स को भी हराना होगा और एक बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनकर यहाँ से निकलना होगा। मास्टर आगे से खुश होती है और कहते हैं चलो फिर ठीक है। इसी के साथ ही वो से कहती है फिर ठीक है अब तुम्हें यहाँ पर मॉन्स्टर्स का शिकार करना होगा। नेक्स्ट सीन में फैंग मैंशन का दिखाया जाता है, यानी फैंग फैमिली का दिखाया जाता है। तो वो असैसिन मार खाने के बाद फैंग फैमिली में आता है और फैंग फैमिली में आने के बाद उनको सारी बात बता देता है और कहता है हु फैमिली और जैंग फैमिली के लोगों ने यहाँ पर मिलकर ये सब कुछ किया। उन लोगों ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। उन्होंने पहले मुझे पैसे दिए तुम्हारे बेटे को मारने के, फिर तुम्हारा बेटा जो है मेरे हाथ से बचकर डीमन बीस्ट माउंटेन के ऊपर चला गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा कि मैं अपने काम में नाकाम हो गया। ये बात सुनने के बाद मास्टर फेंग चैन बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं और कहता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह से जख्मी करने की और उसके बाद मेरे बेटे को डीमन बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर छोड़ने की। तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, जैंग फैमिली और हु फैमिली दोनों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मास्टर फेंग चैन और उनके साथी एल्डर्स जो होते हैं वो सभी लोग कहते हैं कि सभी एल्डर्स को इकट्ठा करो, सभी डिसाइपल्स को इकट्ठा करो। तो नए पैट्रियार्च यानी कि मास्टर ली जो होते हैं वो भी कहते हैं कि सभी डिसाइपल्स और एल्डर्स रेडी हो जाओ, हम लोग जैंग फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाले हैं। जैंग फैमिली में किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ ही नेक्स्ट में जैंग फैमिली का दिखाया जाता है। ये लोग वहां पर पहुंचने के बाद उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। तो जैंग फैमिली के एल्डर्स के साथ हु फैमिली के एल्डर दोनों अंदर से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि फेंग चैन फेंग ली तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारी फैमिली में आकर ये सब कुछ करने की, तुमने हमारा दरवाजा तोड़ दिया। तो फेंग चैन गुस्से के साथ उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम दोनों बुड्ढे कुत्ते कहीं के, मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये बात करने के बाद मास्टर फेंग चैन कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर सजा भुगतनी होगी क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। जब वो उनके ऊपर अटैक करते हैं तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो उनके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते। तो मास्टर जैंग और मास्टर हु कहते हैं कि ये इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। तो मास्टर हु भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि अब जब ये शुरू हो ही चुका है तो फिर ठीक है इसको खत्म करते हैं। दूसरी तरफ से मास्टर जैंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारी फैमिली में आकर ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही वो दोनों मिलकर मास्टर फेंग चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो दोनों मिलकर मास्टर फेंग चैन के ऊपर अटैक करते हैं तो मास्टर फेंग चैन भी उनके अटैक्स को ब्लॉक करते हैं। वहां पर बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है। ऐसी धमाके खेटने के बाद दिखाते हैं कि मास्टर फेंग चैन कहता है कि ये दोनों बुड्ढे पैट्रियार्च काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, इसी वजह से ये अपनी फैमिली के पैट्रियार्च होने के लायक हैं। अफसोस कि मैंने दोनों को हरा दिया। तो वो दोनों वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। वो दोनों सोच रहे होते हैं कि फेंग चैन अपनी फैमिली का पैट्रियार्च होने के लायक है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, इसी वजह से फैमिली का पैट्रियार्च बनाया गया था, हम दोनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। फेंग फैमिली के एल्डर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि फेंग फैमिली के सभी लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, सभी लोगों को मार डालो, किसी एक को भी मत छोड़ना। तो डिसाइपल्स भी कहते हैं हाँ ठीक है हम किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सभी डिसाइपल्स को भी मार डालेंगे। जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं इसी के साथ उन सभी के ऊपर प्रेशर पड़ता है। कोई उनसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, तुम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। मास्टर फेंग कहते हैं कि ये अचानक से इतना जबरदस्त प्रेशर कहां से आ रहा है, क्या हमारे सिटी में यूलैंड सिटी में भी इस तरह का पावरफुल मास्टर है जो इतना जबरदस्त प्रेशर को रिलीज कर सकता है। तो ऊपर मास्टर ओजैंग को दिखाते हैं।
मास्टर ओजैंग रू जो के दूसरे मास्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्शन हॉल है उसके केयर टेकर होते हैं। तो वहाँ पर आए होते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे वैसे तो यहाँ पर तुम लोगों के फैमिली मैटर्स में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर तुम लोग ये सब कुछ करोगे तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि तुम तीनों यहाँ पर तीनों बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखते हो। अगर यहाँ पर तीनों में से दो फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो फिर पूरे का पूरा यूलैंड सिटी इसका जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर फाइट ना करो। तो फैंग फैमिली के एल्डर से कहते हैं लेकिन इन लोगों ने पहले हमारे बेटे के ऊपर अटैक किया, इन्होंने हमारी फैमिली के जीनियस फैंग हाओ को बहुत ही बुरी तरह जख्मी किया, यहाँ तक कि उसे डीमन बीस्ट फॉरेस्ट में एंटर होने पर मजबूर कर दिया। इस वजह से हमें यहाँ पर इंसाफ चाहिए और हम लोग इंसाफ लेकर रहेंगे। बस सुनने के बाद मास्टर ओजैंग रू थोड़ी देर के लिए खामोश होते हैं, फिर साथ ही कहते हैं लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोग यूलैंड सिटी में खून खराबा करो, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ पर एक दूसरे की जान लो। तुम्हारा बेटा अभी तक जिंदा है और अगर वो अभी तक जिंदा है तो फिर मैं अपने लोगों को वहाँ पर भेजूंगा माउंटेन के ऊपर, ताकि वो तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर ला सके। फैमिली के यंग मास्टर को अगर जिंदा लाया जा सके तो फिर तुम लोग आपस में फाइट नहीं करोगे, अगर वो मर गया तो उसके बाद तुम लोग जो चाहे वो कर सकते हो। लोग कहते हैं तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर आपकी बात को मानते हैं। तो फैंग फैमिली के एल्डर कहते हैं अगर वो हमारा लड़का जिंदा वापस आ गया तो फिर तो इन लोगों की खैर है, लेकिन अगर हमारा बेटा जिंदा नहीं आया तो फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे और दोनों फैमिलीज को बर्बाद कर देंगे। मास्टर फैंग चैन और बाकी के सभी एल्डर्स वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाते हैं, जबकि मास्टर फैंग चैन जाते हुए उन्हें धमकी देते हैं और कहते हैं कि बस दुआ करो कि मेरा बेटा ठीक हो, क्योंकि अगर मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो फिर तुम सभी लोगों के साथ जो कुछ होगा वो तुम सभी लोग उसके खुद जिम्मेदार हो। तो यहाँ से नेक्स्ट सीन जो हमें डीमन बीस्ट फॉरेस्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा फैंग हाओ बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है, वो झरने के नीचे बैठा कल्टीवेट कर रहा था और उसकी मास्टर से बता रही होती है कैसे तुम अपनी बॉडी के हर एक मसल को यूज कर सकते हो और अपनी बॉडी के अंदर हर एक एनर्जी के पोर को यूज कर सकते हो। तो उसकी मास्टर से बता रही होती है कि तुम यहाँ पर अपनी बॉडी की हर एक मसल को यूज करते हुए अपनी स्पीड को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। इसके साथ ही हमारा फैंग हाओ वहाँ पर उस टेक्निक को भी मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है जिसे टाइगर डैश कहते हैं। तो टाइगर डैश टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है और उसके सारे के सारे मूव्स जो होते हैं उन सभी को मास्टर कर रहा होता है। मास्टर से कहते हैं कि अगली बार तुम यहाँ पर टाइगर डैश टेक्निक को यूज करो तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल इस मैनुअल के मुताबिक इसको यूज करना, वरना तुम यहाँ पर एनर्जी के बैकलैश की वजह से फिर से अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा दोगे। तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने यहाँ पर अपनी फुली पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना है, उसे बाहर निकाला है, तो उसे यहाँ पर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में जाना पड़ेगा। अगर वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में होगा तभी वो अपनी फुल पोटेंशियल को रिलीज कर पाएगा। फैंग हाओ से कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ रहा हूँ। कहती हो तो फिर ठीक है, तुम्हें यहाँ पर लेवल 6 के डीमन बीस्ट का मुकाबला करना होगा। आज जाओ जाकर किसी लेवल 6 के डीमन बीस्ट का मुकाबला करो। तो ये बात सुनने के बाद वो फिर से चिल्लाकर उसे कहता है मास्टर कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, मैं यहाँ पर लेवल 6 के बीस्ट का मुकाबला कैसे करूंगा। और इसी के साथ एक लेवल 6 का बीस्ट वहां पर पहुंच जाता है जिसे रोरिंग फ्लेम बीस्ट कहते हैं। फैंग हाओ उस फ्लेम बीस्ट को वहां पर देखने के बाद रोना शुरू कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं इससे फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा लेवल इससे लो है और मैं इससे फाइट कैसे कर पाऊंगा। मॉम, मुझे घर जाना है। तो बीस्ट जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जब फैंग हाओ के ऊपर अटैक होता है तो बड़ी तेजी के साथ उसके अटैक को अवॉइड करता है। तुम्हारा फैंग हाओ कहता है हालांकि इसका लेवल मुझसे हायर है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि मैं इससे फाइट कर सकता हूँ। यहाँ पर सामने काफी सारा धुआं होता है और उसी धुएं के अंदर से फ्लेम बीस्ट फिर से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारा फैंग हाओ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसे और ज्यादा गुस्सा दिलाने की जरूरत है, क्योंकि ये तो पहली बहुत ज्यादा गुस्से में है। ऊपर से मैं इस जैसे बीस्ट का मुकाबला डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लगता है कि मुझे यहाँ पर लार्जर अटैक्स करने के लिए इसको डिस्ट्रैक्ट करना होगा, पहले मुझे इसका ध्यान भटकाना होगा। ये एक मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर्स के पास दिमाग नहीं होता, तो मैं यहाँ पर अपने दिमाग को यूज करते हुए इसे आउटस्मार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा फैंग हाओ इस फ्लेमिंग बीस्ट का मुकाबला कर पाएगा या नहीं, से हरा पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।